आज हम दो संज्ञाओं के विषय में जानकारी लेंगे। पहली संहिता, दूसरी है संयोग। संहिता, संयोग। संहिता क्या है? संहिता संज्ञा है। संज्ञा है मतलब नाम है। किसका नाम है? संहिता किसका नाम है? संहिता वर्णों का नाम है। कौन से वर्णों का? इसके लिए पाणिनि में संज्ञा प्रकरण में सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता अर्थात वर्णानाम अतिशयत सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। तात्पर्य मतलब हुआ इसका वर्णों की अतिशयत सन्निधि, अत्यधिक समीपता। सन्निधि समीपता, वर्णों की अत्यंत समीपता की संहिता संज्ञा होती है। मतलब वर्णों की अत्यंत समीपता से उपस्थिति को संहिता कहते हैं। वर्णों की अत्यधिक समीपता, निकटता, अतिशयत सन्निधि संहिता, ये भी संज्ञा है। जैसे किसी की संज्ञा होती है राम, देवदत्त, हरिदत्त, मोहन, सोहन, ऐसे संहिता भी संज्ञा है। किसकी? अब आपके समझ में आ चुका है। वर्णों की अत्यंत समीपता से उपस्थिति की। वर्ण यदि अत्यंत समीपता से अत्यंत निकटता से उपस्थित हो। अत्यंत समीपता से तात्पर्य क्या है? अत्यंत समीपता से तात्पर्य होता है अतिशयत सन्निधि का तात्पर्य अत्यंत समीपता, अत्यंत निकटता। मतलब अत्यंत समीपता कितनी? अर्थात निर्बाध उपस्थिति। निर्बाध का मतलब बिना किसी व्यवधान के, अव्यवहितोपस्थिति। बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी रुकावट के। व्यवधान किसका हो सकता है? वर्णों में व्यवधान होता किसका है? व्यवधान हमेशा विजातियों का होता है। सजातियों से पर्दा नहीं होता, सजातियों से व्यवधान नहीं होता। व्यवधान होता है विजातियों का। तो हमारे वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक है अच, एक है हल। अर्थात स्वर और व्यंजन। अच स्वरों की संज्ञा है, स्वरों की संज्ञा अच है, व्यंजनों की संज्ञा हल है। तो यदि अचों में किसी व्यंजन का व्यवधान हो जाए, व्यंजन विजातीय है, अच में अच का व्यवधान तो हो नहीं सकता, अच में हल का व्यवधान हो सकता है। इसलिए जहां व्यंजन का व्यवधान होगा वहां संहिता नहीं होगी। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं आपके लिए। सुधी उपास बहुत प्रचलित उदाहरण है, आप ये जानते हैं। तो हम इसको देखेंगे स के बाद उ, ध के बाद ई, और ये उ, और ये प, ये आ, ये स, ये य और ये अ। ये उपास्य है, ये सुधी है। अब हम यहां पर देखा हमने स, ये व्यंजन है। स के तत्काल बाद उ अच है, और इसके बाद में धकार व्यंजन है, हल है। उसके बाद ई। हमारा नियम है संधि का, हम आगे जब संधि पढ़ेंगे, कि इक के स्थान पर यण होता है। कब होता है? जब अच परे होता है। और अच परे संहितायाम विषय, संहिता का विषय होने पर। तो संहिता का विषय यानी संहिता संज्ञा का विषय होना चाहिए। अब यह संहिता किसे? अचों के मध्य में यदि हल्का कोई भी व्यवधान आ जाए, अच के बीच में, सब अचों के बीच में यदि कोई हल्का व्यवधान हो तो वो संहिता नहीं होगी। और बिना व्यवधान के अचों की उपस्थिति को हम संहिता कहेंगे। जैसे यहां से हम चले तो ये अच है, एक में भी आता है, ये अच है। तो इन दोनों अचों के बीच में ध जो है ये विजातीय है, हल है, इसका व्यवधान है। तो यहाँ इसकी
इसकी निर्बाध उपस्थिति नहीं हुई, हकार से व्यवधान हो गया। लेकिन हम आगे चलते हैं तो ई और ई के तत्काल बाद उ, ह्रस्व उकार, इनके बीच में कोई भी व्यवधान नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है, किसी भी हल्का व्यवधान नहीं है, अत्यंत समीपता है, अतिशयतः सन्निधि है। अतः ई और ई के तत्काल बाद उकार की जो उपस्थिति है, इसको, इस स्थिति को नाम दिया गया संहिता। इसका नाम है संहिता, इसकी संज्ञा है संहिता। और जब संहिता होगी तो ही संधि संभव है, संहिता के अभाव में संधि संभव नहीं है। अभी मैंने आपसे एक बात कही, अचों की निर्बाध उपस्थिति, लेकिन इसमें कहीं अच लिखा हुआ नहीं है। अचों की, स्वरों की निर्बाध उपस्थिति नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसका अर्थ किया आपको। क्यों? क्योंकि हम जब दूसरा सूत्र पढ़ते हैं संयोग संज्ञा, संयोग संज्ञा का सूत्र है हलो अनंतरा संयोग, हलो अनंतरा संयोग। हल अनंतर, अनंतर मतलब बिना किसी अंतर के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी व्यवधान के, यानी हलों के बीच में भी किसी का व्यवधान नहीं होना चाहिए। हलों के बीच में व्यवधान किसका होगा? हल के विजातीय अच, अच का व्यवधान होगा। हलों के बीच में अच का व्यवधान, हल यदि स्वर बिना स्वर के उपस्थित हो जाए, अनंतर से हो जाए तो संयोग संज्ञा होगी। और इसकी वृत्ति में भी लिखा अज भी अव्यवहिता, अज भी अव्यवहिता हल संयोग संज्ञा, यानी अचों के व्यवधान से रहित हल की संयोग संज्ञा होती है। अच के व्यवधान से रहित हल की संयोग संज्ञा होती है। संयोग जैसे हम उदाहरण देंगे, अभी हम यहाँ कृष्ण लिख देंगे, कृष्ण, तो इसको कैसे लिखेंगे? क, री, श, ण, अ। अब हम यहां कहेंगे कि क और श, इसके बीच में अच आ गया, री, री अच है, री स्वर है, तो यहां पर ये दोनों व्यवधान से उपस्थित हैं, अव्यवहित उपस्थिति नहीं है, व्यवधान रहित उपस्थिति नहीं है, रुकावट के बिना उपस्थिति नहीं है। अच का रुकावट है, लेकिन जब हम आगे चलते हैं श और ण, इनके दोनों के बीच में कोई भी अच का व्यवधान नहीं है, किसी भी अच का व्यवधान नहीं है। अर्थात श के बाद ण हमको बिना व्यवधान के प्राप्त हो रहा है। इसलिए इन दोनों के मध्य की जो स्थिति है, इस स्थिति को हम कहेंगे संयोग, अर्थात इसकी संज्ञा होगी संयोग, इसको संयोग संज्ञा कहेंगे। यानी अब हमको ये अर्थ प्राप्त हो गया, यहां से ये फलितार्थ हो गया कि हलों की अच के व्यवधान से रहित उपस्थिति को संयोग कहेंगे। तो अब बच गए अच, अचों की व्यवधान से उपस्थिति, क्योंकि वहां सामान्य बात कही गई कि वर्णानाम अतिशय सन्निधि, वर्णों की, वर्ण तो अच भी हैं और हल भी हैं, वर्ण तो दोनों ही है, स्वर भी वर्ण है, व्यंजन भी वर्ण है, लेकिन हम यहाँ ये कहेंगे कि स्वर, क्योंकि अब यहाँ आ गया, यहाँ हल कह दिया, अज भी अव्यवहिता हल, अचों से अव्यवहित हल की संयोग संज्ञा। तो अच अव्यवहित रूप से उपस्थिति, अच की अव्यवहित अत्यंत बिना किसी व्यवधान से उपस्थिति की संहिता संज्ञा होगी। इसलिए इन दोनों को पढ़ने के बाद हमें यह निकल जाता है इसका कि अचों की अव्यवहित उपस्थिति को संहिता कहेंगे और हल बिना स्वर के व्यवधान के जब उनकी उपस्थिति हो तो उसको संयोग कहें। दोनों के उदाहरण आपको आगे की संज्ञा